हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। पूरे डिटेल में मैं आपको पूरे सेट को कवर करवाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए एडिटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका सेट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देख करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भारत के 15वां राष्ट्रपति बनी हैं। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली यह पहली आदिवासी व्यक्ति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति जो थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को हराया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति भी नए चुने गए हैं। ये 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, और इन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा को हराया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। देखा, अनुच्छेद 53 जो है इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 जो है यह राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 72 जो है इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा BACDE, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वीडियो के लास्ट में सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैंने 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए बिहार स्पेशल का ढेर सारा वीडियो कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ दृष्टि का प्रैक्टिस सेट कवर कराया हुआ है। नया जो घटना चक्र आया हुआ है जिसमें कि 67th बीपीएससी का भी क्वेश्चन इंक्लूड है, उसको भी मैंने कवर कराया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर चैनल पर चले जाइए, मैंने सबका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो देखा, अनुच्छेद 63 में क्या है, तो अनुच्छेद 63 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये तो गलत हो गया। अनुच्छेद 65 क्या है, तो अनुच्छेद 65 है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये सही है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जाँच। तो 2, 3, 4 जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, ये जो है ये गलत है। उपराष्ट्रपति जो होगा यह राज्यसभा का पदेन सभापति जो होगा यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊंगा। सबसे पहले तो याद रखना है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में किया गया था। जगह पूछेगा तो यूजीन और ओरेगोन में किया गया था। सिंपली आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। शहर पूछेगा तो यूजीन और ओरेगोन में। और देखिए, इसमें पदक तालिका में अमेरिका सबसे ऊपर रहा था, 33 पदक जीता था अमेरिका ने। इसमें से 13 जो है गोल्ड है, 9 जो है सिल्वर है, और 11 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल है। भारत का स्थान इसमें 33वां रहा था। भारत ने केवल 1 मेडल जीता था, और यह मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था, रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, उनमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि भारत में अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, तो 75 हो गई है, ठीक है। और इसमें से सभी के सभी जो हैं यहाँ शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो करिकली पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिएगा कि पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद सांख्य जो सागर अर्धभूमि जो है यह मध्य प्रदेश में है, और पाला जो है ये मिजोरम में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है
कि हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किसको किया गया है? तो फ्रेंड्स ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हीं को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो ये किसको किया गया है? इंद्रमित गिल को किया गया है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल शुरू होगा यह 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा। इसको भी याद रखेंगे, 1 सितंबर 2022 से। चलिए उसके बाद देख लीजिए, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, बुरहानपुर जिला। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जिला का भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय निकायों में आरक्षण से यह संबंधित है, ठीक है। चलिए, यह महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये देश कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें जो है भारत है, इजराइल है, उसके बाद UAE है और USA है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए 2 I है इसमें और 2 U है। एक I से इंडिया, एक I से इजराइल और 2 जो U है, एक U से UAE और एक U से USA। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस कंपनी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो है चीन की जनसंख्या से वर्ष 2023 में भारत आगे निकल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 2023 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया ये भी सही है। आसियान 2022 का आयोजन कंबोडिया और WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा। तो सभी के सभी जो हैं इसमें से जो है सुमेलित हैं। देखिए 18वां जो होगा G20 इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघाई सहयोग संगठन का पहला जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है यह चुना गया है वाराणसी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है। तो यह जो है इजराइल और USA के बीच का है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है। विंबलडन 2022 महिला और पुरुष पूछा गया। तो महिला जो है ये आपका हो जाएगा एलेना रैबलिंका और नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सिंगलीला जो है यह पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है सिंगलीला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि देखिए 5 वर्ष की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये जर्मनी के बॉन शहर में किया जाएगा, जर्मनी के बॉन में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है। पूछा गया है कि कौन इसमें से शामिल नहीं है। तो देखिए अभी हाल ही में PT उषा को
विजयेंद्र प्रसाद को, वीरेंद्र हेगड़े को और इलैयाराजा को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलैयाराजा को याद रखेंगे, इनको ये जो है संगीत निर्देशक हैं, पीटी उषा एथलीट हैं, वीरेंद्र हेगड़े जो हैं यह आध्यात्मिक नेता हैं और विजयेंद्र प्रसाद जो हैं यह फिल्म पटकथा लेखक हैं। चलो उसके बाद देखिए, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे लोक प्रशासन से। ठीक है, लोक प्रशासन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें से शीर्ष पर रहा है वह जो है कौन सा है? तो उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद अगर हम बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कौन सा सबसे शीर्ष पर रहा है? तो छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा जो है पहले स्थान पर रहा है और लद्दाख सबसे आखिरी में। चलो उसके बाद देख लीजिए कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो यह देश जो है यह रसिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कि भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है किस वर्ष? 2025 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है 2024 में बांग्लादेश में आयोजित होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 जो होगा इंग्लैंड में होगा। ठीक है, और महिला T20 चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2027 में श्रीलंका में आयोजित होगा। चलो उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ई-फायर प्रणाली शुरू की है? EFIR प्रणाली शुरू की है। तो यह राज्य जो है यह कौन सा है? यह गुजरात है। ठीक है, जो नागरिकों को पुलिस थाने गए बिना ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवामुक्त किया गया है? तो यह जो पनडुब्बी है यह INS सिंधु ध्वज है। ठीक है, 35 साल की सेवा के बाद जो है भारतीय नौसेना से इसको सेवामुक्त किया गया है। तो ये सिंधु ध्वज हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? तो यह संबंधित किससे है फ्रेंड्स? यह ब्रिक्स से संबंधित है। ठीक है, ब्रिक्स से संबंधित है। ब्रिक्स समूह के देशों ने डिनायल ऑफ सेफ हेवन पहल को अंतिम रूप दिया है और एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ब्रिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया है। तो ये आपका ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमका दिवस 2022 समारोह आयोजित किया है? तो ये क्या है? सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमका दिवस 2022 समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो यह जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है और इसके अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घट करके 20.43 करोड़ हो गई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो यह संस्था जो है यह कौन सी संस्था है? यह नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है? तो यह संबंधित है विद्युत के उष्मीय प्रभाव से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि विद्युत के उष्मीय प्रभाव से फ्यूज का उपयोग होने वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ से आपको बताना है सुमेलित इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये गलत हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो यांत्रिक से विद्युत, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिएगा कि डीजल इंजन जो है यह किससे हो जाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक को यांत्रिक ऊर्जा में। सोलर सेल जो है ये भी गलत हो गया। सोलर सेल जो है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया इसमें से कि कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि एक गोलीय दर्पण को
किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, उसकी फोकस दूरी जो है यह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो वेरिएबल होता है, प्रभावित होते हैं, वे कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो आवृत्ति इसकी अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका वेग और तरंग दर जो है यह बदल जाता है। तो प्रभावित होते हैं कौन से, तो वेग और तरंग दर। ठीक है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिएगा कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में आप पुट करके देख सकते हैं। देखिए C/100 F-32/180। अब यहाँ पर देखिए आप 160 डिग्री यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं तो देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ आपको, F-32/180। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से इधर 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 और 16 का, तो करके देख लीजिए 18 और 16 कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए 18 और 16 का। तो यहाँ पर करके देख लीजिएगा, 18 को करिए 8 छक्के 48, हासिल 4 लगा तो ये 10 हो जाएगा और ये फिर इधर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया, 288 आ गया, और उधर से माइनस आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 288 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस कर दीजिए। तो 8 2 10, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। 320 हुआ ना, 160 का डबल कितना होता है, 320 होता है, यानी कि 160 डिग्री और 320 ये फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 35 के बाद 36 नंबर यहाँ से है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है यह क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, जो 9 यहाँ मैं लिखता हूँ 4×6 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न कि 1 हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं। तो एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट होता है, और 1 वाट बराबर, वाट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, तो एक ही बात है, तो 746 वाट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देकर के आपको कन्फ्यूज़ किया गया है, जूल पर सेकंड। देखिए लोलक की घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, कारण क्या है, तो गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है, लोलक की लंबाई क्या होती है, जब लंबाई बढ़ जाएगी तो वह धीरे धीरे दोलन करेगा, और धीरे धीरे जब दोलन करेगा तो क्या होगा कि उसकी आवर्तकाल जो है क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो यानी कि सुस्त हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। और ठंडा में जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। ठीक है, शून्य पारगम्यता, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस जो इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें से मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर भी है, प्लॉटर है, टच स्क्रीन जो है यह इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल ने किया था, ये आपको भी याद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, तो जल का वाष्प में परिवर्तन और पानी में चीनी का घुलना, ये दोनों जो है भौतिक परिवर्तन है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह किसके सिद्धांत पर, तो अफबाउ प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तथा इस स्तर को पूर्णतया भर जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो यह आपका अफबाउ प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है, इसमें से जो मूल तत्व है वो आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा जो है यह कार्बन का शुद्धतम रूप है जो कि एक मूल तत्व है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है इसमें से बताना है निम्न में से, तो ये आपका इसमें से तांबा हो जाएगा। ठीक है, तांबा के बाद जो है मरकरी का होगा, यहाँ पर पारा दिया गया, उसके बाद जो है चांदी का होगा, फिर सोना का होगा। ठीक है, तो तांबा होगा सबसे ज़्यादा।
उसके बाद देखिए सोप स्टोन यानी कि टॉल्क जो है यह मुख्यतः क्या है, तो यह क्या है फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स यह जो है यह मैग्नीशियम सिलिकेट है। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तो देखिए तांबे का जो मिश्र धातु है इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे रोज मेटल और टाइप मेटल। रोज मेटल में जो होता है इसमें तांबा नहीं होता है। ठीक है, इसमें तांबा नहीं होता है। क्लियर, बाकी सब में तांबा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, देखिए 48 का रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच क्या है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें, बिलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है यानी कि वह क्षारीय है। ठीक है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक तो इसमें से कोई सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, 7 जो होता है ये उदासीन होता है। चलिए देखिए खाने वाला नमक ये जो होता है उदासीन होता है, पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये सब कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से जो है उपरोक्त कथनों में से सही कौन सा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से सही दे दिएगा टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये भी सही है। और तीसरा जो है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। ठीक है, क्लोरोपिन एक प्राकृतिक रबड़ है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी सभी जो है सही है, तो राइट आंसर इसका 1, 2, 3 हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। तो मॉर्फिन जो होता है ना यह अपरिपक्व फलों से यानी कि अनराइप जो फ्रूट्स हैं इनसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, बताइए राइट आंसर। तो ये क्रेब्स चक्र है। कौन है? क्रेब्स चक्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ठीक है, यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है। तो देखिए पादप कोशिका जो होता है ना जंतु कोशिका से भिन्न क्यों होता है, तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का प्रमुख कारण जो है यह सेल वाल है। क्लियर, और पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है ये सेलुलोज का बना होता है। चलिए कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, कवक का भी पूछता है, फंगी का, तो ये काइटिन का बना होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को जो है मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर्पेटोलॉजी ये उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो है याद रखेंगे पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, और नीडोलॉजी जो है पक्षियों के घोंसले का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद निमेटोलॉजी जो है यह गोल कृमि का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो यह लीवर है। ठीक है, यानी कि यकृत है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है। जो हमारी हथेली है इसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो कलाई की जोड़ की हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल हड्डी कहा जाता है। तो यहाँ हथेली पूछा गया तो मेटाकार्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, आपको भी पता है टोकोफेरॉल होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि विडाल टेस्ट जो है, विडाल परीक्षण, यह किसके लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है यह किसके लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो विडाल टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स यह टाइफाइड में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 59 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है। तो ये जो पादप हार्मोन है इसका नाम है एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सॉल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि किस रोग से संबंधित है। तो सॉल्क टीका जो है जोनस सॉल्क जो है पोलियो टीका का खोज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एल्बर्ट साइबिन जो है पोलियो ड्रॉप का खोज किया था उन्होंने। उसके बाद देखिए किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? तो यह संगोला का संधि है। ठीक है, संगोला का संधि, और इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। ठीक है, तो राइट आंसर ये संगोला का संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 61 के बाद 62 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है? असत्य कथन बताना है आपको। सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ई तो आपको पता ही है, यहाँ पर चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक यानी किसान को भूस्वामी मान करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी। तो कथन ए जो है यह गलत हो गया। उसके बाद देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो कथन है, ये वाला कथन, ये कथन जो है असत्य हो गया। ठीक है, तो बचा कौन? तो बच गया आपका बी और सी, ये जो है सत्य है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कम्युनिटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो कम्युनिटी प्रथा के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। तो ये बिहार और उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये 1857 से। ठीक है, सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जून 1947, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जीबी पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, याद रखेंगे जीबी पंत, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर, सॉरी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था किसने? पंडित रमाबाई ने। पुणे में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना किया था। 1889 में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना किया था। ठीक है, शारदा सदन की भी स्थापना इन्होंने ही किया था, पंडिता रमाबाई ने, और मुक्ति सदन की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दीनबंधु मित्र की नील दर्पण है और अंग्रेजी अनुवाद जो है मधुसूदन दत्त ने किया था। मधुसूदन दत्त हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था किसने? तो राइट आंसर अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। 1905 ईस्वी में इन्होंने जो है वारिसाल में यह समिति का स्थापना किया था, स्वदेश बांधव समिति का। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। उसके बाद नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 से हो रही है, लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 70 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? तो यह स्टेटमेंट जो है लाला लाजपत राय जी का है। ठीक है, राइट आंसर पंजाबी शेर लाला लाजपत राय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को किया था। उसके बाद देखिए 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो आपको याद होगा कि 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। तो ढाका तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में किया था, 1920 में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर बाबा रामचंद्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से सभी घटनाक्रम जो है, जितने घटनाक्रम हैं उनका सभी मिलान सही दिया गया है, इसीलिए सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। सभी के सभी
सही है। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन पूछा जाता है, तो पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, तो तीसरा पूछा गया, सही है। ठीक है, चलिए अगस्त 1920 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन की। उसके बाद देखिएगा कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के जो है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, तो ये आपका हो जाएगा, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित यहाँ पर देखिएगा फैजाबाद से जो है नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ये बख्त खान गलत है, बख्त खान ने दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किया था, तो ये वाला गलत है, बाकी सभी सही है। उसके बाद देखिएगा कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, या किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? तो यह कहा गया था जो 1873 से 1876 के दौरान पाबना विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसी में पाबना विद्रोह मध्य बंगाल में हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 78 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर देखेंगे सभी कथन को एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, पहला अधिवेशन, यह कहाँ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये गलत दिया गया है। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था कब? तो कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ये भी गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, एम जिन्ना नहीं थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना नहीं थे। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये वाला सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी केवल करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन जो है कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने दिसंबर 1927 में जो है अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, 1927 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था? बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो थे ये भोला भाई देसाई थे, और इसमें जो अन्य और वकील थे उसमें कैलाश नाथ काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये सभी लोग थे। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे ये भोला भाई देसाई थे। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम। तो सबसे पहले तो चंपारण विद्रोह हो जाएगा 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मीद हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा 22 मार्च 1918 को, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920-22। तो क्रम जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वाला क्रम सही देगा, चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। उसके बाद चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये संयुक्त प्रांत में हुआ था, ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है यह संयुक्त प्रांत। तो सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत में हुआ था, बिहार में भी हुआ था लेकिन सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह के समय या आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये अल्बर्ट गेट था, ठीक है, एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था? तो राइट आंसर सरदार नित्यानंद हो जाएगा, ठीक है, सरदार नित्यानंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का है कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन जो है 1905 में किया गया था, ठीक है, कब किया गया था? 1905 में इसका गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो बारबोसा और डोमिंग पायस, ठीक है, डोमिंग पायस ये किसके समय में आए थे? तो यह आए थे कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। अच्युत राय देव के समय में कौन आया था? तो इनके समय में जो आया था फ्रेंड्स यह नूनीज आया था। कौन आया था? नूनीज आया था। नूनीज जो था यह कौन था? तो ध्यान रखना है आपको, नूनीज जो था ना यह पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? निकोलो कोंटी इटली का यात्री था, और देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक फारसी यात्री आया था। उसके बाद देखिए हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इसमें से असत्य पूछा गया है। तो देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसके संदर्भ में जो है सभी कथन सत्य दिया गया, तो असत्य पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी के सभी सत्य हैं। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था?
तो सबसे अंतिम जो माना जाता है यह आपका असीरगढ़ का है। असीरगढ़ का सैन्य अभियान विजय यह आपका कब हुआ था? 1601 में हुआ था। और उस समय असीरगढ़ का जो शासक था वो कौन था? तो यह शासक मीरन बहादुर था। ठीक है, मीरन बहादुर था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? तो यह शासक कौन था? यह शासक जो था यह अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए ये 4 आदेश कौन से थे? तो अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करके खालसा भूमि में वृद्धि करना, उनकी भूमि को जब्त करके, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोह पर रोक लगाया था इसने। उसके बाद कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत का क्या क्या अर्थ था? दीवाने रियासत यह संबंधित किससे था? तो यह मूल्य नियंत्रण प्रणाली था जिसको लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाजार का नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? बताइए राइट आंसर। इसामी ने लिखा है। ठीक है, चलिए और ये जिया नक्शवी जो है इसको लिखा है तूतीनामा ने। उसके बाद मिनहाल सिराज आपको पता है, तबकात नासिरी। ठीक है, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर। ठीक है, याद रखेंगे ताजुल मासिर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो यह शासन जो था यह कौन शासक था? तो प्रवरसेन प्रथम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सोलंकी वंश का संस्थापक जो था यह मूलराज प्रथम था। ठीक है, अनहिलवाड़ जो थी राजधानी थी, अनहिलवाड़ या अनहिलवाड़ा, याद रखेंगे, सोलंकी वंश की राजधानी थी। तो ये आपका हो जाएगा मूलराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न 94 नंबर है यहाँ कि निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? तो ये आपको पता है, ये आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पार्श्वनाथ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। ये 23वें तीर्थंकर थे। चलिए उसके बाद देखिएगा जैन धर्म के मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो ये सूतकांगडेर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह बलूचिस्तान वहाँ पर स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो हुआ था तीसरा बौद्ध संगति में हुआ था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, और इसी बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन किया गया था। 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक और सुत पिटक का पहला बौद्ध संगति जो हुआ था राजगृह में कालाशोक के समय में, वहीं पर हुआ था, और तीसरे में अभिधम पिटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद 98 नंबर देख लीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो अश्वघोष जो थे ये कनिष्क जो था कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक, इसी के राज कवि थे। तो ये आपका कनिष्क हो जाएगा। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है कि उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो यह जो गुप्त शासक है यह चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, इसी के समय जो है कौन आया था? तो फाहियान जो है भारत आया था, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तो कुरल तमिल साहित्य का बाइबल या लघु वेद माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसकी रचना जो है तिरुवल्लुवर ने किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुमायूं हिमालय के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता तक है। देखिए इसका विस्तार जो है सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है, जो कि उत्तराखंड में। तो ये वाला जो है गलत दिया गया है, यही असत्य कथन पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है। तो लैगून झील जो है यह कौन सा है इसमें से, बताइए। तो देखिए चिल्का जो है उड़ीसा में है, पेरियार झील जो है केरल में है,
और पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। यह खारे पानी की लैगून झील है, तो इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पेरियार भी दिया गया है, चिल्का भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पर है, यहाँ पर आइए। देखिए कह रहा है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत कथन जो दिया गया वो आपको बताना है। तो देखिए गोदावरी नदी केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रवाहित होती है, ये वाला कथन जो है गलत दिया गया। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही है। उसके बाद देखिए भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से अगर सही नहीं है तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस मृदा को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, सही है। उसके बाद देखिए कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ये भी सही है। और उसके बाद देखिए खट्टे फल नींबू, संतरा, अंगूर के लिए उपयुक्त है। साथ ही साथ इसमें जो होता है फ्रेंड्स, कपास की भी खेती होती है। ठीक है, खट्टे फलों की भी खेती होती है और कपास की भी खेती होती है, इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए क्योंकि सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए चेरुथोनी बांध जो है, चेरुथोनी बांध ये कहाँ पर है, तो यह केरल में है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है, कृष्णराज सागर बांध जो है ये कर्नाटक में है और मेटूर बांध जो है यह तमिलनाडु में है। ठीक है, मिला लीजिएगा 4 1 3 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स यह जो है तातीपाका यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यह ओएनजीसी कंपनी का एक रिफाइनरी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेल नहीं है। सही सुमेल जो नहीं है यहाँ पर देखेंगे, ये जो एन्नौर बंदरगाह है ये केरल में नहीं है, एन्नौर जो है ये कहाँ पर है बताइए। एन्नौर बंदरगाह जो है यह केरल में नहीं है, ध्यान रखना है। एन्नौर जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही दिया गया है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है यह लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है, लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और राज्यों में पूछेगा तो केरल में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 करेंगे। 109 यहाँ से है फ्रेंड्स, देखिए 109 है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से सही सुमेलित है। तो यह 3 राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यनम आंध्र प्रदेश, उसके बाद कराईकल तमिलनाडु, माही केरल। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, तो राइट आंसर इसका 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, कराईकल तमिलनाडु में स्थित है और माहे अरब सागर में केरल में स्थित है। चलिए 109 नंबर के बाद 110 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें से बात करें तो कोलंबिया और कीनिया भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश अवस्थित हैं, तो कोलंबिया और कीनिया एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो नहीं है बताना है आपको, तो इसमें से देखिएगा कि सभी के सभी जो हैं सुमेलित हैं। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी सुमेलित हैं और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि भू आकृति दिया गया है और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करना है। तो देखिए जो जलोढ़ पंख है, ठीक है, एलुवियल फैंस, यह पर्वतीय गिरिपद हो जाएगा। ठीक है, भी आकार की घाटी जो है यह पर्वतीय गिरिपद हो जाएगा। भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जो है यह आपको पता है, डेल्टा समुद्र तट पर बनता है जब नदी जाकर के मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा समुद्र तट। और चाप झील जो है यह नदी के निम्नतर फैलाव हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 4 1 2 और 3 हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों की कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे कि हम्बोल्ट जलधारा जो है, हम्बोल्ट जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा
यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, तो यहाँ दक्षिणी दिया गया, गलत है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो है यह गर्म जलधारा है, ये वाला गलत है, दक्षिणी लिखा गया है। अगलुहास हिंद महासागर की जो है अगलुहास गर्म जलधारा है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम पूछा गया, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो सभी के सभी इसमें से देख लीजिएगा सुमेलित हैं। ये ज्वालामुखी दिया गया है और ये कहाँ पर है, तो सभी के सभी। कोटोपैक्सी पूछा जाता है, इक्वाडोर में है, ठीक है। चलिए, तो ऊपर्युक्त में से जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि सभी सुमेलित हैं इसीलिए कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर के फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 125 तक में जो है मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन है 16 से लेकर के 125 तक में, 116 से। पीडीएफ में आंसर के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के लास्ट में इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 तक में जैसे कि मैंने बताया मैथ और रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों में के कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है, तो यह अनुमान जो है 7204 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों में का सही अवरोही क्रम। अब यहाँ पर अवरोही पूछा गया, ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, तो ये मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ष 2025 तक, ठीक है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 130 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो इसका हिस्सा जो है ये 28.2% है। उसके बाद देखिए वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 1.4% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4.82% है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है, तो यह अनुमान जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, 58,001.29 करोड़ रुपया। उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा जो है ये कितना है, तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 61.2% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्यों में कितने जिलों में, तो यह 13 जिले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 जिलों में जैविक पट्टी जो है यह विकसित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है, तो उधार लेना जो है यह नहीं है। उसके बाद देखिए समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है जारी किया जाता है। उसके बाद चलिए 137 नंबर के बाद 138 नंबर देख लीजिए। देखिए 138 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन क्या है, तो शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक जो है को किस वर्ष शामिल किया गया था, तो यह शामिल किया गया था वर्ष 2010 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है, ठीक है। और यह सूचकांक जो है यह लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है, तो रीगा जो है यह लातविया की राजधानी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रधान भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको पता है
कि यह प्रावधान जो है यह भारत का अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल है। तो राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं इनमें से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये विषय जो है ये पुलिस है, कानून व्यवस्था है और जेल है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। अनुच्छेद 13 नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने के लिए अधिकृत है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है संविधान का अनुच्छेद 263 में है और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, तो उनको हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सभी प्रश्न एडजस्ट हो जाए। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णय करने वाली भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो यह आती है किसके अंतर्गत, मूल अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकारों के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो यह अनुच्छेद 21 है। ठीक है, इसमें जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल 30 सदस्य हैं। ठीक है, 30 सदस्य हैं, 30 लोकसभा के होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है। तब तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कमेंट करिए और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, 116 से लेकर के 125 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1/49 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 117 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 और 25। 118 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 411.625 किलोमीटर। 119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 189,532 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 532 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए 121 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 70,560 ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 122 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 150 रुपया हो जाएगा। 123 देख लीजिए, 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका शिक्षक, चिकित्सक और पुलिस के बीच संबंध जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 124 का देख लीजिएगा। 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगा और 125 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 35 घंटा हो जाएगा।